मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी छात्र सी टेट, यूपी टेट या एमपी टेट चाहे जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2015 में पूछे गए थे सी टेट के एग्ज़ाम में, उनको शामिल किया गया है। आपको बता दूं, अब जितने भी टेट के एग्ज़ाम देंगे उनमें लगभग इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर किसी तरह अदल बदल किए हुए दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। क्या यह हो सकती है? नहीं हो सकती। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त कर सके, यह समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? जो बच्चों की अवधारणा बन जाती है उसको बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? प्रश्न ये पूछा गया है। तो बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, यह तो नहीं हो सकता है, दंड देना बच्चों को अपराध है। तथ्यात्मक जानकारी देकर, तथ्यपूर्ण जानकारी देकर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, जी हाँ, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगर हम बच्चों को अपनी अवधारणाओं को, यदि बच्चे हमसे व्यक्त करते हैं तो हो सकता है हम लोग उनके अवधारणा को समझ लें और फिर बदलने का प्रयास करें। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। या पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। कोई कक्षा है जिसमें शिक्षक की भूमिका क्या है? समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना? नहीं हो सकता है। सीखने की विश्वसनीयता, स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना? क्या यह हो सकता है? तो बिल्कुल यह राइट हो सकता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों की परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, यह भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वो 2 सही हो जाएगा। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करना जो है एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5। बताइए निम्नलिखित में से
कौन सा कथन बच्चों को त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? जो बच्चे त्रुटि करते हैं उसके संबंध में यहाँ कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? तो चलिए देखते हैं। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां ना दोहराएं। या बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। क्या ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ऐसा। बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। बच्चे गलती करते हैं तो हमें जो है जानने का अवसर प्राप्त होता है कि वो किस प्रकार सोचते हैं, उनका कार्य करने का तरीका हम लोग जानते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिल्कुल अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक जो है बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। कैसा लग रहा है आपको? चलिए और देख लेते हैं हम लोग। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। यह नहीं हो सकता है। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा का में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो फर्स्ट हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक जो है बच्चों के अधिगम को समझता है, बच्चे कितना अधिक सीखें ये समझता है और उसके साथ ही अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। परिपुष्टि मतलब होता है फीडबैक। जो भी शिक्षक जो कुछ पढ़ाता है वो कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया है यह उसको पता चल पाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए जरा। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। बिल्कुल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बनी थी उसके पृष्ठभूमि से एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं हम लोग। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्यपुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना ही प्राथमिक भूमिका शिक्षक की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन के प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बच्चे को नियंत्रण में रखें, अन्य बच्चों के साथ तुलना करें, बच्चे को प्रेरित करें या बच्चे को डांटने लगें। तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाए बच्चे को प्रेरित करना ही शिक्षक की जो है मुख्य भूमिका होनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रेरित करना ही चाहिए हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में, भावनाओं अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती।
कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो हैं घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। तो प्रेरणा और सीखने के साथ जो हमारा भावना है वो घनिष्ठ रूप से संबंध होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। बहुविकल्पिक प्रश्न बच्चों की योग्यता आकलन करती है। सही उत्तर निर्माण, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो बहुविकल्पिक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आप लोग अभी देख रहे हैं, वही बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3rd। सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक सांस्कृतिक की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। जिसका राइट आंसर होगा 2। आनुवांशिक संरचना समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है। आनुवांशिक संरचना, तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें मूल्य, विश्वास तथा कौशल का अर्जन किया जाता है। एक संस्कृति की जो रीतियाँ होती हैं और मानदंड, उस सीखने को भी समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसमें आनुवांशिक संरचना को शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। 12 नंबर देखते हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो इसके लिए जो है जीन का, परिपक्व प्रखंड का, स्कीमा का, विकास की अवधारणा है, विकास के क्षेत्र का। तो स्कीमा जो है अवधारणा है उसका पियाजे ने जो है शब्द निर्माण किया है। तो आप लोग जानते हैं कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने अवधारणाओं का प्रयोग किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 नंबर देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं में क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है, वो सामाजिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, वह अत्यधिक स्वार्थी भी होते हैं। ये वाइगोत्स्की का मानना है, जो बच्चे उस समय स्वार्थी होते हैं। इनके अनुसार यह भी है कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से ही बातें करते हैं, स्वयं से ही बोलते हैं। 14 नंबर देखते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं। तो अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या समस्या होती है? तो बच्चे जो है एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, उनको वो समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने आज 14 क्वेश्चन देखा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे के और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपको हर एक टॉपिक में अच्छे से पढ़ाऊँगा भी। चलिए मित्रों, धन्यवाद।